नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकारी समिति कर्मचारियों ने 2 दिसंबर से धान नहीं खरीदी करने का किया ऐलान। संविधान दिवस के अवसर पर जिले भर में आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। कृषि पंप का बिजली बिल जमा नहीं किया तो पूरे गांव की काट दी बिजली। बमनी में हुआ ब्लैकआउट। वन ग्राम विस्थापन के लिए मसौदा तैयार, बजट का इंतजार कर रहा वन विभाग। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए 8 विषय लेकर पढ़ने वालों की 20% तक बढ़ी संख्या। कलेक्टर के निरीक्षण के बाद कोसमी पंचायत की बदली तस्वीर, सफाई पर स्थानीय जनों ने जताया आभार। शीशम का पेड़ काटने पर फरियादी और आरोपी दोनों पर जुर्माना, प्रदेश शासन से फरियादी ने लगाई गुहार। स्कूलों में शुरू होंगे वोकेशनल ट्रेड, छात्रों को मिलेगा रोजगार मुखी प्रशिक्षण। लालबर्रा में पलटा मटर फली का ट्रक, बड़ी दुर्घटना टली। और ब्लैक राइस ने बिरसा के किसान को दिलाई नई पहचान, 265 रुपए किलो बिक रहा धान। और अब खबरें विस्तार से। 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार संविधान दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुबह 7 बजे संविधान दौड़ अंबेडकर चौक से प्रारंभ हुई, जो सरेका बाईपास, बैहर चौकी, बस स्टैंड, अवंतीबाई चौक, काली पुतली चौक होते हुए पुनः अंबेडकर चौक में समाप्त हुई। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आनंद प्रिय राहुल, विजय कुमार खोबरागड़े, जिला विधिक सहायता अधिकारी, बालाघाट रेंज के आईजी वेंकटेश्वर राव सहित विधिक सेवा के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। 27 राजप्रसाद गुप्त के मार्गदर्शन में मैं अनुरोध करूंगा। सचिव योग्यता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके लिए इस दिवस का हमें हमेशा से ध्यान भी रखना चाहिए और अपनी रोजमर्रा के जीवन में इसकी जानकारी भी होनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी जो राइट्स है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है, उसका उपयोग करते हुए तो हम अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने देश का विकास कर सकें। तो आप सभी को इस आयोजन के लिए तीसरे नंबर की लड़की क्या? हाँ। छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार यह मैराथन दौड़ का 70वीं वर्षगांठ पर आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त जी के मार्गदर्शन में और हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में आज का ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। और हमारे रेंज के आईजी श्री केपी वेंकटेश्वर राव जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया गया है। मैराथन दौड़ करीब 5 किलोमीटर लंबी है और मैराथन दौड़ का 5 पॉइंट रखे गए हैं और सभी को चेस्ट क्रमांक वितरित किए गए हैं व 3
पोजीशन पर टोकन की व्यवस्था की गई है। जिनको चेस्ट वितरण नहीं किया गया है वह प्रतियोगिताएं भाग नहीं ले सकेंगे। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिजली वितरण कंपनी के द्वारा क्रीडापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले बमनी गांव के 99% घरों की बिजली काट दी गई। इतनी बड़ी कार्रवाई के पीछे मुख्य वजह यही बताई जा रही है कि गांव में लगभग 1 सैकड़ा से अधिक कृषि पंप है और 99% से अधिक किसानों के द्वारा कृषि पंप का बिजली बिल लगभग 2 साल से जमा नहीं किया गया है। इसका आंकड़ा लगभग 15 लाख रुपए से ऊपर है। बीते कई दिनों से वितरण कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों ने गांव में मुनादी करवाकर घर घर जाकर किसानों से बिजली बिल जमा करने की गुहार लगाई। इस दौरान किस्तों में बिजली जमा करने की बात भी कही गई, लेकिन किसानों के द्वारा कृषि पंप का बिजली बिल जमा नहीं किया गया। उल्टा यह दुआई दी गई कि आप कृषि पंप का कनेक्शन काट लीजिए। इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि इन दिनों किसानों को कृषि पंप की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि फसल की कटाई का समय चल रहा है। इन सब बातों को देखते हुए बिजली वितरण कंपनी के द्वारा बीते 2 दिनों के दौरान गांव के 99% घरों की बिजली काट दी गई, जिस कारण बीते 24 घंटे से गांव में ब्लैकआउट की स्थिति निर्मित हो गई है। इस बात को लेकर गांव में काफी आक्रोश का माहौल है, लेकिन बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी बताते हैं कि उनकी यह अपनी परेशानी है। लगातार भुगतान में देरी के कारण कर्मचारियों के वेतन तक रुकने की परेशानी खड़ी हो चुकी है, इसलिए कार्रवाई मजबूरीवश उन्हें करना पड़ा है। जंगल का दायरा बढ़ाने, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के साथ ही वन ग्रामों में निवास करने वाले लोगों को शासन की सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के मकसद से जिले के वन ग्रामों को विस्थापित करने की योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के बाद बालाघाट जिले में सबसे अधिक सुरक्षित माने जाने वाले टाइगर और उसकी संख्या के अनुसार जिले के दक्षिण वन मंडल सामान्य के चारों वन ग्राम लालबर्रा के अंतर्गत सोनावानी, चिकलाबड्डी, लौगुर रेंज के अंतर्गत खारा सहित एक गांव को विस्थापित करने की योजना बनाई गई है। वन विभाग के द्वारा गांव में निवास करने वाले लोगों का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। बस इंतजार है तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बजट आवंटन करने का। दक्षिण वन मंडल सामान्य के वन मंडल अधिकारी डॉक्टर ए अंसारी के अनुसार चिन्हित किए गए वन ग्राम सघन वन क्षेत्र में बसे हुए हैं। पूर्व में इनके विस्थापन के लिए शासन के द्वारा आदेश दिए गए थे, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर पूरी कार्रवाई कर ली गई है। बजट आवंटन होते ही विस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिनों बाघों की गणना के दौरान इन वन ग्रामों के निकट बाघ और दूसरे वन्य प्राणी की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। निश्चित ही यह जिले के लिए अच्छे संकेत है। इन सब बातों को देखते हुए वन्य प्राणियों के निकट मनुष्य का लगातार रहना वन्य प्राणी और मनुष्य दोनों को ही खतरा हो सकता है। इसे देखते हुए वन ग्रामों का विस्थापन करने की यह योजना बनाई गई है। शहर से लगी हुई कोसमी पंचायत के खाली पड़े मैदान को व्यवसायियों ने कचरा घर बना लिया था। बीते दिनों कलेक्टर दीपक आर्य के निरीक्षण के बाद इस स्थान की सफाई हुई, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर व्याप्त है। पद्मेश न्यूज की टीम से चर्चा के दौरान लोगों ने अपने विचार कुछ इस तरह से रखे। शंकर लीलारे बताते हैं कि सफाई करने वाली टीम से उनकी चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इसी तरह की यहाँ सफाई की जाएगी। देखिए, इस संबंध में जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं नगर पालिका के वहानी जी, वो यहाँ आए हुए थे जिस समय कचरे की सफाई हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई अभी तो आप ठीक है कचरे की सफाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद लोग फिर यहाँ आके फेंकेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर बहुत जल्दी एक टीम गठित करने वाले हैं, जिसमें तहसीलदार जी रहेंगे, पटवारी रहेंगे, और वो टीम के माध्यम से यहाँ के लोगों से पंचनामा कराएंगे और पंचनामा करने के बाद जानकारी पंचायत में सौंपेंगे और पंचायत से कोई व्यक्ति को यहाँ नियुक्त करेंगे कि वो जब भी कचरा फेंकने का समय होता है वो यहाँ रहेंगे कुछ देर और देखेंगे कि कौन कचरा फेंकता है। अगर कोई कचरा फेंकती हुई पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उस पर जुर्माना लगाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो देखिए, इस पर अंकुश नहीं लगता तो फिर पुनः हम शिकायत करेंगे, कलेक्टर महोदय को शिकायत करेंगे, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि कचरा फेंकने से तो बहुत गंदगी होती है और गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले वाले परेशान होते हैं। उसके साथों साथ क्या रोड से आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है। गांव के युवा देवेंद्र कुमार नगपुरे बताते हैं कि बीते दिनों कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा इस क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था। इसके बाद ही यहां पर सफाई हुई है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं है कि हमेशा की तरह यह सफाई बनी रह सकेगी। कलेक्टर महोदय शायद कहीं जा रहे थे यहाँ से, उन्होंने यहाँ गंदगी देखी तो उन्होंने ही वहाँ से नगर पालिका से पहुँचाए और साफ सफाई करवाए हैं। अभी यहाँ कभी भी कचरा डल सकता है,
तो यहाँ पर कुछ है नहीं है, जैसे बोर्ड लगा देते हैं एक या कैमरा लगा देते, तो क्या है यहाँ पर ये होता कि कचरा जो फेंकने वाले उनको डर लगा रहता कि जैसे यहाँ कचरा फेंकेंगे तो यहाँ निगरानी में है। पहले भी पंचायत ने सफाई करवाई है ना, वो लिखवाया भी गया है। यहाँ तो पंचायत स्तर पर ऐसा है कि यहाँ एक बोर्ड लगाया जाए, एक कैमरा लगाया जाए, तो यहाँ कचरा ना फेंके। जिले के भीतर आर्ट्स के माध्यम से पढ़ाई करने वालों की संख्या और महाविद्यालयों में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि स्कूलों से पास आउट छात्रों की संख्या की वृद्धि के साथ साथ बीते 3 वर्षों में आर्ट्स से लेकर पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। इसके पीछे बड़ी वजह प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना और करियर गाइडेंस के बाद उनसे मिलने वाली जानकारी है। देखिए, निश्चित रूप से जो एडमिशन हमारे यहाँ संख्या है, पिछले हर साल कुछ ना कुछ वृद्धि होती है, पर पिछले 2 साल से लगभग 25% की वृद्धि हुई है, आर्ट्स में भी हुई है। और उसका 2 कारण है। एक तो ये कि स्कूल से जो पास आउट हैं उनकी संख्या बढ़ी है, और दूसरा थोड़ा एक्सपोजर हुआ है। कैरियर गाइडेंस स्कूल में भी चल रहा है, कॉलेज में तो निश्चित रूप से चल ही रहा है। तो जब उन लोग बच्चों को ये पता चलता है कि आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने से भी हमको कंपटीशन में जाना है या और दूसरे उसमें जाना है, तो हम आर्ट्स के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो इसलिए बच्चे कला संकाय को चुन रहे हैं, और हम लोग काउंसलिंग करते हैं बच्चों से, और हम लोग भी इस बात को अब उनको कैरियर गाइडेंस सेल के माध्यम से बताते हैं कि आपने विषय कोई भी लिया हो तो उसको जरूरी नहीं कि साइंस ही लिया हो, आप आर्ट्स लेके भी जो है कैरियर में आप आगे अच्छे बढ़ सकते हैं। निश्चित ही बीते 5 वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से नौकरी लगने वालों की संख्या में बालाघाट का एक अलग ही स्थान रहा है। इस बात को देखते हुए भी जिले के छात्रों में आर्ट्स लेकर पढ़ाई करना और प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होकर सरकारी नौकरी करने की चाह बढ़ी है। इसी कारण अब आर्ट्स लेने वालों की संख्या और पढ़ाई का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। समनापुर क्षेत्र के ग्रामीणों ने आज एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति मोहनलाल शरणागत के द्वारा खुद को मुकरदम स्थाई पटेल बताकर प्रदेश भर में चंदा वसूली की जाती है। उन्होंने इस मामले की बारीकी से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम साहब के यहाँ सन 2017 में 16-17 में हमने जांच के लिए आवेदन लगाए थे मोहनलाल शरणागत के विरुद्ध, जो वो अपने आप को स्थाई मुकदम बता रहा था या स्थाई पटेल, जबकि वो फर्जी था। तो उसके लिए हमने आदेश जांच के लिए हमने आदेश लगाया, जिसमें आज मैंने 20/11/2019 को माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय द्वारा पूरे परीक्षण करने के बाद उसे फर्जी पाया गया और उसकी आदेश की कापी आप संलग्न करके आवेदन आपके पास। तो क्या चाहते हैं आप लोग? उस पर पूरे ये आदमी ने उसके आड़ में पूरे जिले और प्रदेश में से अपने आप को जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बनाकर चंदा वसूली करता था। उसकी जांच की जाए कि इस व्यक्ति ने द्वारा कितना फर्जी किया गया है, उसकी पूरी निष्पक्ष जांच कराई जाए प्रशासन से। जिला पर ग्रामीण कल्याण संघ के नाम से एक फर्जी पंजीयन कराया और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जा करके और अपने आप को प्रदेश का अध्यक्ष बताकर उसने सब चंदा वसूली करते रहा, नियुक्ति के नाम पर, वसूली के नाम पर, और इस टाइप से अभी भी कर रहा है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हमें चाहते हैं कि इस पर इसकी बारीकी से जांच हो और इस पर कार्रवाई हो शासन के द्वारा। फर्जी करने से हमारा संगठन बदनाम हो रहा है, इसकी वजह से बदनाम हो चुका है। नगर के शासकीय कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज में संविधान दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समस्त कॉलेज के स्टाफ एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे, जिन्हें संविधान के विषय में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। इस संदर्भ में कॉलेज के प्राचार्य दिनेश मेश्राम ने कहा कि कॉलेज में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है ताकि छात्राएं इस दिन के महत्व को समझ पाए। The better things of others' constitution they have. We have taken all the crude things from that constitution. So we have a great constitution and it is our moral duty to follow it. संविधान से तात्पर्य क्या लिया जाता है कि संविधान निर्माण के लिए काफी गणित और प्रतिनिधि माना गया है। इसमें केवल एक महात्मा गांधी जी के विचारों को मैं लेती हूँ। सभी विचारों के लोगों को प्रतिनिधि
और बुलाया। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। इसमें प्रोफेसर राजपूत सर रिटायर्ड और प्राचार्य LD मेश्राम सर भी उपस्थित हुए और उद्देशिका का वाचन किया गया। जो प्रियम्बल है उसका वाचन। उद्देश्य है कि बच्चों में, छात्राओं को संविधान के बारे में जानकारी हो और हमारे जो मूलभूत अधिकार है, कर्तव्य है, उस संबंध में जानकारी। संविधान दिवस के अवसर पर हम होंगे कामयाब निःशक्त सेवा संगठन के पदाधिकारियों ने आज अंबेडकर चौक पहुंचकर संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उनके कार्यों को याद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद रहे। कार्यक्रम के पश्चात संगठन के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 3 दिसंबर को मनाए जाने वाले विश्व दिव्यांग दिवस के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। हम होंगे कामयाब निःशक्त सेवा संगठन के समस्त पदाधिकारियों के साथ मिलकर अंबेडकर चौक में भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। समस्त साथियों के साथ संविधान दिवस आज समस्त दिव्यांगजनों के साथ मनाया गया। जागरूकता जिस प्रकार से संविधान दिवस में होना चाहिए उस प्रकार जागरूकता नहीं है। इसी को लेकर आज दिव्यांगजनों के साथ में हम लोगों ने संविधान दिवस यहाँ मनाया है, ताकि समाज में संविधान दिवस को आगे भी बहुत अच्छे तरीके से भारत के लोग मनाएं। छात्र जीवन में ही वोकेशनल ट्रेड की ट्रेनिंग लेकर छात्र भविष्य में और रोजगार के साधन स्वयं उपलब्ध करा सके, इसीलिए मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में वोकेशनल ट्रेड शुरू किए गए हैं। मंगलवार को शिक्षा विभाग द्वारा प्राचार्य की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 17 स्कूलों में और वोकेशनल ट्रेड शुरू किए जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें पूरी तरह से जानकारी दी गई कि कैसे इन ट्रेनों का संचालन किया जाए। आज की जो बैठक रखी गई है, हमारे स्कूलों में वोकेशनल ट्रेड चालू हुआ है। तो पहले 20 स्कूलों में पहले से चालू था, इस साल 19 स्कूलों में और चालू किया गया है। एक वोकेशनल सब्जेक्ट बच्चों को कंपलसरी लेना है। तो उसके लिए प्राचार्य को क्या करना चाहिए, बच्चों को उसके बारे में उसका नॉलेज बताना है कि इसका क्या उपयोग होगा, वोकेशनल लेने से तुमको क्या फ़ायदे मिलेंगे, भविष्य में आपकी क्या स्किल डेवलप होगी, इसके बारे में बच्चों को किस प्रकार हम मोटिवेट कर सकें, इस संबंध में हम प्राचार्य को बुलाया हुआ है, जिससे प्राचार्य स्कूल में जाकर बच्चों को मोटिवेट कर सके। क्योंकि आज की डेट में हर बच्चे को कोई ना कोई स्किल सीखना आवश्यक है, क्योंकि स्किल सीखने के बाद ही वो अपना रोजगार भविष्य में ढूंढ सकता है। तो इस संबंध में हमने आज बैठक बुलाई हुई है और प्राचार्य से रूबरू होकर इस संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम पेंशनधारी कर्मचारी महासंघ द्वारा 5 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पेंशनर संघ के जिलाध्यक्ष अशोक सराठे ने बताया कि सरकार द्वारा उनकी पेंशन बढ़ाए जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है। महज 500 से 700 रुपए पेंशन मिल रही है, इसमें उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। इन सब बातों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन करने के लिए बालाघाट से भी पेंशनर्स जा रहे हैं। हमारे यहाँ की यूनियन, हमारे यहाँ के संगठन से लगभग 26 लोगों का एक दल 5 दिसंबर को जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर में धरना आयोजन होना है, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन में भारतवर्ष के लगभग सभी प्रदेश से कर्मचारी वहाँ लाखों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी मांग है कि भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाए, जबकि पेंशनरों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 में ही निर्णय दे दिया गया है। उसके बाद भी ये सरकार पेंशनों के लिए कोई काम नहीं कर रही। इसी तारतम्य में सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें 5 तारीख को एक विशाल धरना आयोजन होगा एवं संसद मार्ग तक शांतिपूर्ण मार्च रहेगा। बस स्टैंड में गंदगी और खाली पड़े परिसर की निगरानी समिति के लिए राज्य परिवहन निगम कर्मचारियों द्वारा आवेदन लगाया गया था। राज्य परिवहन निगम कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इस आवेदन पर नगर पालिका द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा, बस स्टैंड में गंदगी व्याप्त है, जिस कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। हमारा आवेदन 1 साल से लगा हुआ है, जबकि हमारा यहाँ नगर पालिका में निगरानी समिति के लिए आवेदन भी लगा हुआ है, जिस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
और निगरानी समिति के लिए इसलिए हम लोगों ने राज्य परिवहन निगम कर्मचारियों ने आवेदन लगाया था कि इसकी साफ सफाई बनी रहे और यहाँ यथापूर्ण व्यवस्था बनी रहे, परंतु इस ओर नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। आपने भी कभी सुना होगा कि जिसके घर में चोरी हो उस पर भी जुर्माना लगाया जाए कि आपने अपने घर का सामान सुरक्षित क्यों नहीं रखा। चलिए पहेली नहीं बुझाते, लेकिन आपको सावधान कर देते हैं कि आपके घर में चोरी होगी तो आप पर भी जुर्माना लग सकता है। यह पूरा मामला जिले के लांजी तहसील के इटौरा गांव का है, जहां पर एक किसान बसंत कुमार लोधी के खेत में आरोपी धनीराम गौतम राम द्वारा शीशम का पेड़ काट दिया गया, जिसकी शिकायत फरियादी बसंत कुमार द्वारा राजस्व और वन विभाग को की गई। जांच में दोनों आरोपी के साथ साथ फरियादी पर भी जुर्माना कर दिया गया। मेरे खेत का पेड़ 11/2/2017 को काटा गया। मैंने इसके शिकायत तहसील ऑफिस में थाना में की। उसके बाद रेवनी और पटवारी उसकी जांच के लिए आए, मगर वो जांच प्रतिवेदन लेट पहुंचा, इसलिए डबल से जांच करवाया गया, जो 1 साल बाद हुआ। इसलिए उसमें जांच में लिखा गया है कि 1 साल पुराना पेड़ है। और उस जांच के बाद तहसीलदार ने एसडीएम को भेजा कि इनको दंडित किया जाए जिन्होंने पेड़ काटे। तो एसडीएम ने जिसने काटा उसको भी दंडित किया और मुझ पर किया 25,000 का दंडित। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। मैं गरीबी रेखा बीपीएल में आता हूँ। 25,000 की मेरी औकात है नहीं, जेल जाऊंगा। जेल के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। हमारा देश ही ऐसा है कि किसान जेल जाएगा, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। मानसिक क्या, पूरी शारीरिक मानसिक पारिवारिक पूरी पीड़ा है। मेरे पास 1.5 एकड़ जमीन है। 1.5 एकड़ में क्या खाऊंगा, क्या बचाऊंगा और क्या दूंगा। आईएएस यानी वो भगवान है हमारे क्षेत्र का। इस बात से आहत होकर लांजी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य और सभापति विजय खरे द्वारा मध्य प्रदेश शासन प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया है और उचित कार्यवाही की मांग रखी गई है। जो मेरे जीवन में पहले बार ऐसा आदेश किसी एसडीएम ने दिया है कि जिसके घर में अगर चोरी हो जाए तो चोर भी जुर्माना देगा और जिसके घर का चोरी हुआ है वो भी जुर्माना देगा कि आपने अपने सामान का सुरक्षा नहीं की। वैसे इस पीड़ित किसान के साथ हुआ है कि पीड़ित किसान का खेत का एक तो वृक्ष भी कट गया, उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया और दंड दे दिया। ऐसे से न्याय के ऊपर किसान का और जनता का विश्वास टूटा है और वृक्षारोपण शासन की मंशा है, सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए और उस वृक्ष को अगर कोई असामाजिक तत्व काटता है तो काटने वाले पे जुर्माना होना चाहिए, लगाने वाले पे नहीं होना चाहिए। और ये 30 फीट का पेड़ था और आपका शीशम का पेड़ है। हाँ, इसकी शिकायत अभी आवेदक के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में किया गया है और मेरे द्वारा मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन और कमिश्नर को मैंने अभी अपना मेल भेज दिया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 25 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीख बढ़ाकर 2 दिसंबर कर दी गई है, जिसका मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा विरोध किया जा रहा है। वह धान खरीदी नहीं करने का ऐलान कर दिया गया है। राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने बताया कि वर्तमान समय तक धान के परिवहन के लिए टेंडर नहीं हुए हैं। धान खरीदी केंद्रों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। समितियों को पिछला बकाया नहीं दिया गया है और बारदाने सहित अन्य व्यवस्थाएं सुचारू नहीं की गई है। ऐसी स्थिति को देखते हुए 2 दिसंबर से होने वाली खरीदी नहीं करने का कर्मचारियों द्वारा ऐलान किया गया है। 15 नवंबर से धान खरीदी 25 नवंबर पे आई और 25 नवंबर की भी आज की कोई पोजीशन में 25 नवंबर तक भी कोई टेंडर नहीं हो पाया। परिवहन के लिए कोई व्यवस्थित कार्यक्रम नहीं हुआ और यहाँ तक कि हमारे सेंटर अभी तक भी अपडेट नहीं है कि हमें कहाँ धान खरीदी करना है, ये भी तैयार नहीं है। और माननीय श्री राजस्व का अमला जो है हमारे पास एसडीएम साहब है, तहसीलदार महोदय है, ये लोग विजिट के दौरान हमें बोलते हैं कि 6 कांटे होना चाहिए, 4 मशीन सिलाई मशीन होना चाहिए। ये सबरी व्यवस्था के बारे में बात किया जाता है। 2 एकड़ का प्लाट होना चाहिए। समिति के पास ऐसा कौन सी जगह है जहां 2 एकड़ का प्लाट मिलेगा? तो ऐसी परेशानी में और फिर कि उनका एक स्पष्ट कहना है कि परिवहनकर्ता, और हमारा कहना ये है कि परिवहनकर्ता नियुक्त नहीं होगा तब तक धान खरीदी नहीं होगी। जो पिछले बार जो लास्ट असेस्ट आया था उसकी मेन समस्या गई थी परिवहन। तो आप लोग धान खरीदी नहीं करेंगे जब तक? आज ये जो वर्तमान जो हमारा पिछला प्रासंगिक व्यय और जो 350 रुपये का जो कर्मचारियों के ऊपर शास्ति रखाई गई, जो आदेश हुए हैं उनसे वसूली करने के, ये जब तक उसका आदेश निष्प्रभावी, उसको मौखिक रूप में कह दिया गया है कि कर्मचारी से वसूल नहीं होगा, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं ली गई है और ये धान खरीदी के पश्चात उस पर फिर से कार्रवाई हो जाएगी।
तो ऐसी कंडीशन में बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बिरसा के ग्राम जगला के एक युवा एवं उत्साही किसान गोवर्धन पटले ने ब्लैक राइस काला चावल का उत्पादन कर जिले के किसानों को नई राह दिखाई है। गोवर्धन पटले 25 नवंबर को ग्राम कचनारी में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अपने खेत में तैयार ब्लैक राइस बिक्री एवं प्रदर्शन के लिए लेकर आए थे। जिला प्रशासन गोवर्धन के खेत में तैयार किए गए ब्लैक राइस को कान्हा नेशनल पार्क से लगे रिजॉर्ट में आने वाले पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। जिले के चरेगांव पुलिस चौकी क्षेत्र के हिरमू टोला में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक दंपत्ति पर लाठी से वार कर घायल कर दिया। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार हिरमू टोला निवासी श्रवण मिश्रा उम्र 50 वर्ष और उनकी पत्नी पुष्पा मिश्राम उम्र 45 वर्ष का विवाद पड़ोस में रहने वाले चैनू ढीमर से हुआ। इस दौरान उसने दोनों पति पत्नी पर लाठी से वार कर दिया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहे चुनावी दौर का मंगलवार को एक बार फिर अलग रुख दिखाई दिया, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दिया और कांग्रेसी एनसीपी शिवसेना ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इसे संविधान दिवस के दिन संविधान की जीत बताया गया और खुशी जाहिर की गई। आज जो है संविधान दिवस और उच्चतम न्यायालय ने संविधान दिवस की रक्षा की है और जो फैसला दिया है महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की जो फडणवीस सरकार को जिस तरह से आज मुंह की खानी पड़ी, वो सिर्फ ड्यू टू फैसला इस तरह का क्लियर कट था कि जिससे उनको मजबूर होकर कोई उनके जो हथकंडे हार्स ट्रेडिंग के जो हथकंडे थे वो सब फेल हो गए। तो आज संविधान की रक्षा हुई है और न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास आज बना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जैसा जो गोवा में, जैसा मणिपुर में और अन्य राज्यों में, कर्नाटक में जिस तरह से खेल खेला, आज उस पर जो है वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। और महाराष्ट्र के उन विधायकों को धन्यवाद देता हूँ, हमारे वहाँ के नेताओं को धन्यवाद देता हूँ और कि जिन लोगों ने मुस्तैदी के साथ किसी भी प्रकार के उनके प्रलोभन में न आकर जो है कांग्रेस शिवसेना का और एनसीपी के गठबंधन वाली सरकार बनाने का। लालबर्रा के स्थानीय बस स्टैंड स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल में 26 नवंबर को शाम 5:30 बजे सामूहिक रूप से संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण व कैंडल जलाकर पूजन अर्चन कर बाबा साहेब को नमन किया गया और उपस्थित जनों के द्वारा उत्साह के साथ नारे लगाए गए। आज यहाँ भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किए जाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। क्या क्या आयोजन? इस आयोजन के दौरान इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के समक्ष उपस्थित होकर समस्त अंबेडकर अनुयायियों ने और भारतीय संविधान में जिन लोगों की आस्था है, जो सभी लोग भारतवासी भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं, वो सब यहाँ उपस्थित होकर के दीप प्रज्वलित कर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित। वारासिवनी में स्थित सामुदायिक भवन में 26 नवंबर को झारिया जाति समाज संगठन वारासिवनी ने झारिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में संविधान दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विनोद गोलेंद्र झारिया वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष ओमकार दास चौबे, अशोक चौबे, ज्योति झारिया, नरेंद्र गोलेंद्र सहित अन्य वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। आज हमारे झारिया वेलफेयर सोसाइटी की ओर से समाज संगठन का दूसरा वर्ष स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें प्रभु श्री राम, कबीर साहब और भारत रत्न संविधान के लिखिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इनकी पूजा अर्चना की गई और समाज विकास की चर्चाएं इस कार्यक्रम में किया गया। कोई विशेष चर्चा सर? विशेष तत्व में है कि हमारे बालाघाट जिले में जो झारिया एक जाति बनाई गई है, जबकि झारिया जाति नहीं है, झारिया जाति की उपजाति है, लेकिन हमको यहाँ पे झारिया जाति दिया गया है और कैटेगरी में ओबीसी दिया गया है। हम सरकार से इसकी मांग कर रहे हैं, लड़ाई जारी किए हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया है
कि हमें भी जैसे हर जगह भारी जाति को मेहरा जाति दे करके और SC कैटेगरी दी गई है, तो हमें भी SC कैटेगरी यहाँ बालाघाट में दी है। जिले के रामपायली थाना अंतर्गत अमई रोड पर सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार देवराम निवासी डोंगरिया रामपायली 26 नवंबर को मोटरसाइकिल से रामपायली से अपने गांव डोंगरिया जाने के लिए निकला था। इसी दौरान अमई रोड पर अचानक गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी रामपायली अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लालबर्रा में विगत 2.5 वर्षों में राज्य मार्ग क्रमांक 48 लालबर्रा समनापुर मार्ग अंतर्गत ग्राम पंचायत अमोली व ग्राम पंचायत पांढरवानी की सीमा में कछुआ गति से ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया है। लालबर्रा क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों में पहुंचाने वाले इस प्रमुख मार्ग के निर्माण कार्य के प्रति जिला प्रशासन गंभीर नहीं है। आलम यह है कि गत वर्ष ग्राम अमोली की सीमा में ठेकेदार व अधिकारियों ने ग्रामीणों से मिन्नतें कर जैसे तैसे सेंटरिंग लगवाकर सीमेंट कंक्रीट कार्य पूर्ण करवाया। वहीं बालाघाट सिवनी राज्य मार्ग क्रमांक 26 को जोड़ने वाले महज 800 मीटर लंबे हिस्से में चमचमाती रोड के स्थान पर ग्रामीणों के विरोध के चलते जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी पुरानी सीमेंट कंक्रीट सड़क के दोनों ओर फुटपाथ में लगने वाले पेवर ब्लॉक यानी गट्टू लगाए जा रहे हैं। ये मामला संज्ञान में आया था। लोगों का ग्रामीण जन जो थे उनका विरोध था उस मामले में। उन्होंने ये बताया गया था कि लोगों के घरों में पानी भर रहा है, जिस कारण से उस रोड का निर्माण नहीं किया जा सकता और तत्कालिक व्यवस्था के तौर पर उसमें पेवर्स लगाए गए जैसा आप बता रहे हैं। मेरे द्वारा उसका निरीक्षण अब तक नहीं किया गया। एक बार मैं देखूंगा, यदि आवश्यक होगा और संभव होगा तो रोड जरूर बनवाया जाएगा। लालबर्रा नगर मुख्यालय से गुजरे राज्य मार्ग क्रमांक 26 में शांति नगर स्थित मजार के समीप 26 नवंबर को अचानक एक 6 चक्का ट्रक के पलट जाने से 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। सिवनी की ओर से तेज गति से मटर फलियों से भरा ट्रक बालाघाट की ओर जा रहा था। तभी मजार के समीप मोड़ाई पर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे मौजूद गैरेज व चाय की दुकान को रौंदते हुए पलट गया, जिससे दुकानों की सामग्री व 2 बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एक ट्रक सवेरे महाराष्ट्र तरफ से आया और ये महाराष्ट्र का जो ट्रक है वो सिवनी तरफ से आ रहा था। उसमें बटाना में भरा हुआ था। वो यहाँ पर मजार के पास में ये दुकानें लगी थी गरीबों की, छोटी छोटी दुकानें, तो 3 दुकान को रौंदते हुए नीचे चले गए। तो ये अपने नीला खरदे नाम के जो है उनकी चाय दुकान थी और ये ऑटो पार्ट्स वगैरह की दुकान थी अपने विनय मरार की, और राजू बोरकर की दुकान थी चाय पान की। ये तीनों बेचारे बेरोजगार हो गए। रात में हम दुकान बंद करके गए। अब सुबह 5 बजे ट्रक आते हुए ट्रक वाले को कैसे किया चलाने की थी अपने को उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन जब वो आया ट्रक, किधर से आ रहा था ट्रक? सिवनी क्षेत्र से आ रहा था। सिवनी क्षेत्र से आया तो सीधे ही दुकान पे बहुत स्पीड पे सीधे दुकान को आगे चले गए। कितने का नुकसान हुआ है? वो कितनी लागत? फिर भी अगर पूरा मिला के जाए तो 1.5 लाख के लगभग करीब नुकसान हुआ है। लालबर्रा स्थानीय तहसील कार्यालय में 26 नवंबर को तहसील अधिवक्ता संघ के तत्वाधान में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अधिवक्ता KM कुरैशी के मुख्य आतिथ्य, तहसील अधिवक्ता संघ अध्यक्ष BL सर्राठे की अध्यक्षता एवं अधिवक्ता अजय कौशल सहित अन्य अधिवक्ताओं के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। पूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा
उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार। क्योंकि अपना देश तो उस समय जो गणतंत्र था, उस समय संविधान नहीं था, तो कंपनी लॉज के तहत जो है उन्होंने कार्रवाई शुरू की। उसके पश्चात 1774 में आपको मालूम हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट आज अपन जो दिल्ली में देख रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट हमारा कलकत्ता में हुआ करता, कलकत्ता में जो स्थापना की वहाँ से जो है इसके पश्चात धीरे धीरे उन्होंने 1858 में लॉर्ड बेटिंकन की नेतृत्व में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। और उस समय जो है बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकारी समिति कर्मचारियों ने 2 दिसंबर से धान नहीं खरीदी करने का किया ऐलान। संविधान दिवस के अवसर पर जिले भर में आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। कृषि पंप का बिजली बिल जमा नहीं किया तो पूरे गांव की काट दी बिजली, बमनी में हुआ ब्लैकआउट। वन ग्राम विस्थापन के लिए मसौदा तैयार, बजट का इंतजार कर रहा वन विभाग। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए 8 विषय लेकर पढ़ने वालों की 20% तक बढ़ी संख्या। कलेक्टर के निरीक्षण के बाद कोसमी पंचायत की बदली तस्वीर, सफाई पर स्थानीय जनों ने जताया आभार। शीशम का पेड़ काटने पर फरियादी और आरोपी दोनों पर जुर्माना, प्रदेश शासन से फरियादी ने लगाई गुहार। स्कूलों में शुरू होंगे वोकेशनल ट्रेड, छात्रों को मिलेगा रोजगार मुखी प्रशिक्षण। लालबर्रा में पलटा मटर फली का ट्रक, बड़ी दुर्घटना टली। और ब्लैक राइस ने बिरसा के किसान को दिलाई नई पहचान, 265 रुपए किलो बिक रहा धान। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।